आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। विधायकों की प्राथमिकता बैठक तथा आम जनता द्वारा दिए गए सुझावों के पश्चात गत वर्ष की 5200 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना में 9.61% की वृद्धि करते हुए वर्ष 2017-18 की वार्षिक योजना को सामाजिक सेवा क्षेत्र, परिवहन, कृषि तथा जल विद्युत को अतिरिक्त प्राथमिकता के साथ स्वीकृति दी गई। सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए 2213 करोड़ रुपए तथा परिवहन एवं संचार के लिए 1073 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रस्ताव किया गया। विकास कार्य सूची में प्रमुख जल विद्युत क्षेत्र में चौथी प्राथमिकता के रूप में 683 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 1436 करोड़ रुपए, जनजातीय उपयोजना के लिए 1513 करोड़ रुपए तथा पिछड़ा वर्ग उपयोजना के लिए 70 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रस्ताव पारित किया गया। I welcome members and other participants of the State Planning Board in this meeting. I hope that suggestions of members will be helpful for effective implementation of Annual Plan 2017 and 18. The outlay proposed for Annual Plan will be finalized after detailed deliberations with all the members present in the House. It is pertinent to bring to the notice of the honourable members meeting for inviting priorities from the honourable MLAs of the state was held on पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में मनरेगा के तहत प्रदेश की बात करें तो इस पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि समस्त प्रदेश में लगभग 1200 करोड़ की राशि खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था। इस राशि के न मिलने का मुख्य कारण यह है कि प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर केंद्र सरकार को राशि के उपयोग प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अभी कुछ उपयोग प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को जारी किए तो केंद्र द्वारा 100 करोड़ की राशि हिमाचल प्रदेश सरकार को जारी की गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का स्वप्न है कि हर घर तथा हर खेत को पानी मिले, जिसके हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत प्रारंभ करने के लिए जो राशि प्रदेश सरकार को जारी की गई है वह भी प्रदेश सरकार द्वारा आगे नहीं भेजी गई है। उन्होंने कहा कि इसका मूल कारण यह है कि इसमें 10% हिस्सा प्रदेश सरकार द्वारा डाला जाना है, जिस कारण पिछले 3 महीनों से प्रदेश सरकार द्वारा राशि जारी नहीं की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार ने यह लक्ष्य लिया है कि वर्ष 2019 तक समस्त भारत सुंदर व स्वच्छ दिखे। उसी के तहत हमीरपुर जिला को 2 वर्ष में 12 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है, परंतु इसमें भी अभी तक 2.10 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। आज की यह पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट समय अनुसार ना देने पे जो हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा राशि जारी की जाती है उसमें बहुत डिले हो रहा है, क्योंकि जब तक प्रदेश सरकार द्वारा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट केंद्र सरकार को नहीं भेजा जाएगा तब तक प्रदेश को उसका पर्याप्त हिस्सा नहीं मिल सकता। हम जैसे मनरेगा की बात करें तो वर्ष 2016-17 में जो हिमाचल प्रदेश का खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था वो लगभग 1200 करोड़ रुपए का था, लेकिन इस पर भी
प्रदेश की सरकार द्वारा समय पर इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं भेजा गया, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में लगभग 40% पैसा ही खर्च किया गया, यानी यह राशि लगभग 500 करोड़ के आसपास बनती है। उसके साथ साथ हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन पर भी हमीरपुर जिला में 14-15 और 15-16 में 12 करोड़ रुपया प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया, लेकिन इस पर भी अभी तक 2.10 करोड़ यानी 2.10 करोड़ रुपया ही खर्चा गया है, जो कि नामात्र जैसा है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न भी है कि 2016-17 में हर घर को, हर खेत को पानी मिले, उसी के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई गई। लेकिन उसमें भी जो केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को राशि भेजी गई है, वो भी अभी संबंधित जिलों को नहीं भेजेगी। उसका कारण यह है कि 10% जो हिस्सा है वो प्रदेश सरकार द्वारा उसमें डाला जाना है और जानबूझकर केंद्र सरकार की जो योजना है उनको डिले किया जाता है। इसी तरह से हम 14वें वित्त आयोग की बात करें तो लगभग हिमाचल को 467 करोड़ 14वें वित्त आयोग के माध्यम से पंचायती राज को मिला, लेकिन हमीरपुर जिला को जैसे 30 करोड़ रुपया मिला, तो इनकी जो योजना है उनको भी जानबूझकर लटकाया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जितना पैसा 14वें वित्त आयोग के माध्यम से पंचायतों में खर्च किया जाएगा, अगले वर्ष उतना ही पैसा मिलेगा। अगर ये राशि कहीं कम खर्ची गई तो हिमाचल प्रदेश को, पंचायतों को और सशक्त और मजबूत करने में भी हम पीछे हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो 13वें वित्त आयोग का पैसा है, जो कि हमारे पूर्व के जिला परिषद मेंबरों द्वारा, बीडीसी के मेंबरों द्वारा पंचायतों को जारी किया गया था, उस पैसे को भी इस प्रदेश सरकार ने वापस जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय या विकास खंड कार्यालय में वापस बुला लिया गया और ये आदेश पारित किया गया कि जब तक प्रदेश सरकार के माध्यम से कोई आदेश आपको नहीं दिया जाता तो तब तक इस पैसे को ना खर्चा जाए। तो मैं तो वीरभद्र जी की इस मानसिकता के चलती है कि वो पंचायती राज को बहुत ही निराशाजनक, बहुत पीछे ले जाना चाहते हैं। वो एक सम्मान की बात करते हैं, मुझे लगता है सम्मान नहीं, या तो चुने हुए प्रतिनिधियों का एक अपमान है। तो प्रदेश की जनता, चाहे वो पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हों, जिला परिषद के हों, ब्लॉक समितियों के प्रतिनिधि हों, वो सारे के सारे आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसमें यह जवाब देंगे, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं का अगर सम्मान किया तो आदरणीय श्री प्रेम कुमार जी धूमल ने किया। उन्होंने चाहे जिला परिषद के मेंबरों उनको 50%, 13वें वित्त आयोग के माध्यम से 30% ब्लॉक समिति को और 20% सीधा पंचायतों को जाता था। तो अब वो सम्मान था चुने हुए प्रतिनिधियों का, और उसी सम्मान को जिला परिषद ब्लॉक समिति के जो सदस्य हैं वो वापस लाएंगे। आदरणीय श्री धूमल जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में एक सशक्त सरकार बनाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला को नेशनल सोलर मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा 1000 सोलर लाइटें उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं, जिसमें से 500 सोलर लाइटें विभिन्न विकास खंडों की ग्राम पंचायतों में स्थापित की जा चुकी हैं तथा शेष 500 सोलर लाइटों को भी शीघ्र आवंटित कर दिया जाएगा। सोलर मिशन के तहत भी हमीरपुर जिला को लगभग 1000 लाइट केंद्र सरकार के माध्यम से आवंटित हुई हैं और उसमें से 500 जो लाइट्स है वो संबंधित पंचायतों को जा चुकी हैं और 500 लाइटें जल्दी ही भेज दी जाएंगी। नरेंद्र अत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने पंडित दीनदयाल के विचारों को आधार बनाकर मात्र 2.5 वर्ष के कार्यकाल में देश के उन करोड़ों जरूरतमंद गरीबों के लिए नीतियां बनाई जिनकी स्वतंत्रता के उपरांत अधिकतर समय अनदेखी हुई, जिसके कारण यूपीए सरकार के कार्यकाल में जो भी विश्वास आम जनमानस का सरकारों से उठ गया था वो विश्वास फिर से जागा है एवं विकास की आशा पुनर्जीवित हुई है। नरेंद्र अत्री ने कहा कि बात चाहे 2.5 वर्ष के कार्यकाल से शुरू की गई 150 कल्याणकारी योजनाओं की हो या फिर अभी हाल ही में प्रस्तुत किए गए बजट की हो, देश के मेहनती एवं जरूरतमंद वर्ग को प्राथमिकता स्पष्ट झलकती है। देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2.5 वर्षीय कार्यकाल में विश्वास एवं विकास का एक अतुल्य उदाहरण प्रस्तुत किया है। जिस तरह श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को आधार मानकर अपनी नीतियों का निर्माण किया और जिस तरह उन नीतियों से इस देश के करोड़ों जरूरतमंद लोगों के उत्थान एवं विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ, उससे पूरे राष्ट्र में एक सकारात्मक माहौल पैदा हुआ है। पूरे देश आज एक आशा भरी नजर से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रहा है कि यही वो नेतृत्व है जिसकी अगुवाई में भारत विश्व गुरु बनेगा।
पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी हिमाचल प्रदेश के अंदर इस तरह की सरकार मौजूद है जो न केवल अपने चुनावी वायदों को भूल रही है बल्कि सत्ता के 4 वर्षों के उपरांत इस प्रदेश को भ्रमित करने का एक असफल प्रयास कर रही है। इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 4 वर्ष पहले कहा था कि हम इस प्रदेश के लाखों युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, परंतु 4 वर्षों के उपरांत 4 साल सत्ता सुख भोगने के उपरांत यदि प्रदेश सरकार इस वायदे से मुकर जाए तो ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का लक्ष्य केवल अपने चुनिंदा लोगों का उत्थान है, ना कि जन उत्थान। इसका खामियाजा प्रदेश कांग्रेस सरकार को आने वाले विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा और इस प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जिसमें विकास की गंगा बहेगी। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र त्रिवेदी ने प्रदेश सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि लाखों बेरोजगारों को बेरोजगारी का भत्ता देने का वायदा कर सत्ता में आई प्रदेश कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारी भत्ते से मुकर कर उनके साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल निराशाजनक रहा है और अब प्रदेश जनता आगामी इंतजार कर रही है कि कब विधानसभा चुनाव हो और इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस को सत्ता से हटाया जाए और सत्ता में भाजपा सरकार लाई जाए ताकि मोदी सरकार की नीतियों का लाभ प्रदेश और प्रदेश की जनता को मिल सके। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के बरमाड़ में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनके कांगड़ा शीतकालीन प्रवास के पीछे ये उद्देश्य है कि इन क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं का ठीक ढंग से कार्यान्वयन किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास के लाभ जन जन तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें लोगों से मिलने तथा उनकी समस्याएं जानने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि यह बड़े गर्व की बात है कि हिमाचल प्रदेश को बड़े राज्यों में शिक्षा और समावेशी विकास में सर्वश्रेष्ठ आंका गया है। उन्होंने कहा कि गांव और पिछड़े क्षेत्रों का विकास उनके सरकार की प्राथमिकता है और यह संतोष का विषय है कि आज ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर है। उन्होंने कहा कि बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन, फूल उत्पादन की बदली हुई तकनीक अपनाने के कारण ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने में मदद मिली है। उन्होंने ज्वाली विधानसभा में पूर्व मंत्री रहे चंद्र कुमार की विधानसभा क्षेत्र में करवाए हुए विकासात्मक कार्यों के लिए प्रशंसा की तथा मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती को सुझाव दिया कि वे भी अपने पिता की तरह निष्ठा व समर्पण की भावना से क्षेत्र व क्षेत्रवासियों की सेवा करें। मुख्यमंत्री ने ज्वाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 30 बिस्तरों वाले अस्पताल को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत किया। आप जानते हैं कि मैं हमेशा सारे हिमाचल के दौरे पर रहता हूँ क्योंकि सरकार जो है सिर्फ शिमले में दफ्तर में बैठकर नहीं चलती है, वो एक वहाँ रहना भी जरूरी है। मगर मैं ज़्यादा समय हर जिले में जाकर स्वयं जाकर जनता से मिलने और जो सरकार के द्वारा काम हो रहे हैं उसका निरीक्षण करने या उसका शिलान्यास करने या उसका उद्घाटन करने या निरीक्षण करने के लिए जाता हूँ। तभी जाके जनता का साफ संपर्क रहता है, तभी मालूम होता है कि जो सरकार की स्कीमें हैं, कार्यक्रम हैं, वो जमीनी तौर पर जो है वो कार्यान्वित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यदि कार्यान्वित हो रहे हैं तो ठीक तरह से हो रहे हैं या इसमें कोई कमी है या कोई परिवर्तन करना है। ये मेरा ये है कि पिछले 10-15 दिन से मैं यहाँ कांगड़ा जिले के अंदर हूँ और हर हल्के में, लगभग हर हल्के में मैं गया हूँ और इसी प्रकार के लोगों से संपर्क किया है। मुख्यमंत्री ने 1.04 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भवन हटसर, 55.16 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन एवं आवासीय भवन तथा बरियाल स्थित वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दरोका में 52 लाख रुपए की लागत से निर्मित अतिरिक्त खंड का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 30 मील के समीप बराला घाट पर 80 लाख रुपए की लागत से निर्मित पैदल चलने वाले पुल का भी लोकार्पण किया, जिससे कलरी गांव को वाहली गांव से जोड़ा गया है। उन्होंने 58.29 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटला के भवन तथा 1.20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पलोड़ा के भवन का भी लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री ने बरमार में 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली 15 ट्यूबवेलों का भी आधारशिला रखी। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्थानीय विधायक की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। वन अधिकार मंच के संयोजक अक्षय जसरोटिया ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि वन अधिकार कानून 2005 में आया और 2006 में यह पास भी हो गया, जिसे जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सब जगह लागू किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार इसी कानून को लागू करे और अवैध कब्जे मामले में कोई नया अध्यादेश न पास करे। अक्षय ने कहा कि सरकार ने 2002 में भी नया कानून बनाया और छोटे और मध्यम वर्गीय किसानों को लाभ पहुंचाने को लेकर फॉर्म भरवाए थे, जो कि अभी तक कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि सरकार के अवैध कब्जे मामले को लेकर हाई पावर कमेटी बनाई गई है, जिसकी बैठक 7 फरवरी को रखी गई है। उसमें यह निर्णय लिया जाए कि वन विभाग कानून 2006 को ही लागू किया जाए, न कि कोई नया कानून बनाने को लेकर फैसला ले। अक्षय ने कहा कि सरकार ने छोटे और मध्यम किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 10 बीघा अवैध कब्जे नियमित करने की जो बात कही है, उसे उसी रूप में लागू करें, क्योंकि बहुत से किसानों के पास 10 बीघा जमीन से कम ही है जिस पर अवैध कब्जा हुआ है। वन अधिकार मंच ने सरकार से मांग की है कि अवैध कब्जे मामले में नया कानून न बनाकर वन अधिकार कानून 2006 को ही लागू करे। तो हमारा एक तो मानना है कि ये जो कानून है, ये इंक्रोचमेंट को रेगुलराइज करने का कानून नहीं है, ना ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का कानून है। बट जो इशू स्टेट और जो हाई पावर कमेटी उठा रही है, वो इस इशू को एड्रेस करता है और ये अलग से पॉलिसी बनाने की बात नहीं है। ये इस कानून को जो पार्शली यूज कर रहे हैं सेक्शन 3(2) के तहत, अगर सेक्शन 3(1) की भी जो इम्प्लीमेंटेशन की डायरेक्शन जो है लाइन डिपार्टमेंट को देते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देते हैं, और जो मोटा मिनिस्ट्री है और ट्राइबल है उसको देते हैं, तो हम जो है वो इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू जो है वो जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, जो फर्स्ट फेज में जो 10 बीघा से कम वाले लोग हैं, उनको जो है वो लैंड का जो टाइटल है वो इशू कर सकते हैं, और जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो उसको नल एंड वाइड होगा अगर आप FRA की प्रक्रिया में जाते हैं। तो हम इतनी बात करना चाहते हैं कि जिस तरह से सेक्शन 3(2) के तहत आपने डायरेक्शन इशू की है, एक नोडल ऑफिसर जो डाइवर्शन के लिए जो आपने बिठाया है, आप इस कानून की इंप्लीमेंटेशन के लिए भी एक अलग से नोडल ऑफिसर बिठाएं, और जो सेक्शन 3(1) के तहत जो है इंडिविजुअल कम्युनिटी राइट है, और फर्स्ट फेज में आप जो 5 और 10 बीघा की बात कर रहे हैं, आप उन्हीं के जो है बेसिक जो चाहे ले उसकी इंप्लीमेंटेशन जो शुरू करें। ये हमारी आपसे मांग है, और आपके माध्यम से हम सरकार की तरफ ये बात करना चाहते हैं कि 7 तारीख को जो है एट लेंथ इसको डिस्कस करें और डायरेक्शन इशू करें। अगर आपको इस कानून के अलावा कोई ड्राफ्ट पॉलिसी बनाने की बात करते हैं तो वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज हो जाएगी, और कोई भी आदमी उसको चैलेंज कर सकता है, क्योंकि फॉरेस्ट लैंड के पास आसपास लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इंक्रोचमेंट रेगुलाइज करने के लिए आप कानून नहीं बना सकते। यही 2002 में हुआ। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इसको रिपीट करेंगे और ये बीटिंग द बुशेस होगा। डॉक्टर्स की चल रही पेन डाउन स्ट्राइक के कारण मरीजों को आ रही दिक्कतों के बाद स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर भी तल्ख हो गए हैं। चिकित्सकों की पेन डाउन स्ट्राइक को उन्होंने फिजूल का आंदोलन करार दिया है। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर का कहना है कि कुछ लोग नेतागिरी करने के लिए पेन डाउन स्ट्राइक का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सक हड़ताल छोड़कर तुरंत काम पर वापस लौट जाएं, नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि हाई कोर्ट के आदेशों के बाद चिकित्सकों की हड़ताल खत्म करनी पड़े। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि 7 फरवरी को चिकित्सकों की स्वास्थ्य विभाग के सचिव के साथ बैठक रखी गई है, और यदि कोई आपत्ति है तो इस बारे में मुझसे मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के लिए मरीज पहले होने चाहिए, ना कि हड़ताल। ठाकुर कौल सिंह ने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार गंभीर है और मेडिपर्सन एक्ट को लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब इसे बजट सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा से मंजूरी मिलते ही यह लागू हो जाएगा, लेकिन इस बात को समझने की बजाय यूनियन पेन डाउन स्ट्राइक पर चली गई है, जो कि सही नहीं है। प्रेम कौशल ने कहा कि किसान अपने उत्पादों का उचित लाभ लेने के लिए अपने उत्पादों को मंडियों के माध्यम से बेचें। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए ENM ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी गई है। प्रेम कौशल ने कहा कि ENM का उद्देश्य कृषि उपज मंडी को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना है, जिससे कोई भी कृषि उपज मंडी कृषि बाजार से जुड़कर राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क में भाग ले सकता है।
उन्होंने बताया कि हमीरपुर की मंडी में एएनएम ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि किसान जब स्थानीय स्तर पर अपने उत्पाद बेचने के लिए मंडी में लाते हैं तो उन्हें स्थानीय व्यापारियों के साथ साथ इंटरनेट के माध्यम से देश के अन्य राज्यों में स्थित व्यापारियों को भी अपने मोल बेचने का विकल्प और व्यवस्था होगी। प्रेम कौशल ने कहा कि मंडी में इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का प्रावधान होगा, जिसके तहत व्यापारियों और किसानों को पंजीकृत किया जाएगा। प्रेम कौशल ने कहा कि जागरूक किसान, बागवान और पशुपालक प्रदेश तरक्की में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर ग्रामीण स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रेम कौशल ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से किसानों को नवीनतम जानकारियां प्रदान की जा रही हैं, ताकि प्रदेश सरकार का किसान खुशहाल और आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविरों का मुख्य उद्देश्य किसानों को घर द्वार पर उनकी समस्याओं का समाधान करना है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ का आरोप है कि विद्युत बोर्ड प्रबंधन संघ की मांगों को अनसुना करता आ रहा है, जो कि बोर्ड की रीढ़ है। संघ का कहना है कि बोर्ड में केंद्र से आ रहे धन का दुरुपयोग हो रहा है। अफसर भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं तो उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। दूसरी तरफ तकनीकी कर्मचारियों को करंट से बचने तक की किट नहीं दी जा रही है, जिसके चलते पिछली बर्फबारी में 9 बिजली कर्मचारियों की मौत हुई थी। संघ ने प्रबंधन के खिलाफ सीधी लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है और 6 मार्च को विद्युत बोर्ड का घेराव कर काम ठप करने की चेतावनी दी है। वो करते हैं हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के अंदर जो कर्मचारियों, जो असली चीज़ है वो बिजली बोर्ड का तकनीकी कर्मचारी, जो हमेशा बिजली बोर्ड के राजस्व को सींचता है, उसके खजाने को भरता है, उनकी उपेक्षा जो है हमेशा विद्युत बोर्ड करता आया है। आज भी 35% रेवेन्यू बिजली बोर्ड का जो है वो लोगों के पास फंसा हुआ है, वो पैसा बिजली बोर्ड में नहीं आ रहा और 35% का घाटा जो है वो बहुत बड़ा घाटा होता है। अभी तक सिर्फ केवल बिजली बोर्ड जो है 470 मेगावाट बिजली पैदा करता है। एक भी मेगावाट जो है बिजली जो है 1980 के बाद बिजली बोर्ड ने पैदा नहीं की है। हमारी 20% केवल जो आवश्यकता है वो हमारी बिजली पे है, बाकी हम 80% जो है वो बिजली बाहर से खरीदते हैं और बाहर से लेते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण बिजली बोर्ड की नाकामी है। वर्तमान विद्युत बोर्ड का प्रबंधक वर्ग आज तक का सबसे भ्रष्ट प्रबंधक वर्ग है और सबसे निकम्मा प्रबंधक वर्ग है, जिसने बिजली बोर्ड की स्थिति को जो है आज लगभग डूबने की स्थिति में पहुंचा दिया है। वार्ता को विद्युत बोर्ड ने तकनीकी कर्मचारी संघ की वार्ता को जो 10 बार स्थगित किया है, उसकी भी हम जो है वो घोर निंदा करते हैं और कड़ा विरोध करते हैं। उस विरोध के पहले संदर्भ में जो है 6 मार्च को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड प्रबंधक वर्ग का घेराव करेंगे। ना तो विद्युत बोर्ड प्रबंधक वर्ग को दफ्तर में जाने दिया जाएगा और कोई गया होगा तो दफ्तर में उससे बाहर नहीं निकलना दिया जाएगा।